गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केवल और केवल श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक और टॉपिक जो इससे रिलेटेड है। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो वो भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम के हेल्प से हम डेफिनेशन भी लिख लेंगे इसकी श्रेणी क्रम संयोजन की। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। ये डायग्राम भी उसी डायग्राम से रिलेटेड है जो हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया था, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं। तो ये है श्रेणी क्रम यानी सीरीज वाइज, 1 2 3 यानी सीरीज चलती रहती है। हम कैसे लिखते हैं 1 2 3, सीरीज वाइज लिखो, सीरीज वाइज बैठ जाओ। आप स्कूल में भी बैठे होंगे तो कभी भी सर बोलते हैं सीरीज वाइज यानी सब लाइन सर बैठ जाओ, 1 2 1 के पीछे 3। तो ये एक प्रतिरोध हो गया, इसके पीछे दूसरा प्रतिरोध आ गया श्रेणी क्रम, इसके पीछे तीसरा प्रतिरोध आ गया, ये यहां पर ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया माइनस। तीनों प्रतिरोध अलग अलग है, तो इसको मैं R1 नाम दे देता हूं, इसको R2 नाम दे देता हूं और इसको R3। अब तीनों प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधों का मान अलग है, तीनों का विभवांतर भी अलग अलग होगा, विभवांतर होगा कुछ ना कुछ। संधारित्र में भी हमने किया था जब श्रेणी क्रम में तीनों का विभवांतर अलग अलग था। तो ये तीनों का विभवांतर होगा V1 V2 और V3। यहां से I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, I मान की धारा प्रवाहित, और तीनों जो प्रतिरोध है उसमें जो धारा होगी वो समान होगी, उस धारा का मान होगा I। क्यों? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हमेशा विद्युत धारा प्रतिरोधों में समान बहती है, यानी जो धारा R1 में होगी वही R2 में होगी और वही R3 में होगी। तो एक बार आप डायग्राम बना लीजिए। यहां से हमने एक बैटरी जोड़ दी है, बैटरी ये प्लस ये माइनस। ओके, तो हमारा परिपथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखेंगे इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है वो लिखेंगे। एक बार आप डायग्राम बना लीजिए कंप्लीट। और हाँ, ये याद रखना कि ये प्रतिरोध केवल इस ये विभवांतर केवल इस प्रतिरोध का, ये विभवांतर केवल इस प्रतिरोध का है और इस प्रतिरोध का V3, और ये A और B बिंदु के बीच में दोनों स्थित है। और इसकी डेफिनेशन भी हम इस डायग्राम से ही लिखेंगे। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में हम डेफिनेशन लिख देंगे डायरेक्ट। कि ये जो है प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हो, तो इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। संधारित्र के जरिए और बहुत ही इजी है कि पहला प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, और जो तीसरा प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। इजी डेफिनेशन है बहुत ही। एक बार आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं डेफिनेशन। हाँ, तो ये है हमारी उसकी डेफिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम के पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। एक बार मैं वापस आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। R2 R3 R3 के पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा ये है, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप और नीचे लाइनें लिखना चाहो तो मैं बोलूँ वो लाइनें लिख देना कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में समान मान की धारा प्रवाहित होती है, सभी प्रतिरोधों में समान मान की धारा प्रवाहित होती है। और एक और लाइन अगर आप लिखना चाहो, बाकी मैंने आपको समझा दी, आप समझ गए होंगे, बट अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के मान अलग अलग होने पर, प्रतिरोधों के मान अलग अलग होने पर, R1 R2 R3 होने पर इनके मध्य विभवांतर भी भिन्न भिन्न होता है, V1 V2 V3, क्रमशः V1 V2 V3 होता है। तो ये लाइनें भी आप लिख सकते हैं। बाकी ऐसे मैंने आपको समझा दी है कि यहाँ पर
ये तीनों अलग अलग मान के प्रतिरोध है, इसलिए इन तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर भी अलग अलग होगा, V1 V2 और V3। ओके, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। अब हम बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। ओके, तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लो। हाँ, तो अब हमारी डेरिवेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो ए व बी बिंदु के मध्य कुल विभवांतर, ए व बी बिंदु के मध्य कुल विभवांतर हमें निकालना है। तो ये हमारा ए बिंदु, ये हमारा बी बिंदु, इनके मध्य जो कुल विभवांतर होगा वो होगा v। और v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू होगी हमारे पास v1 प्लस v2 प्लस v3, समीकरण नंबर 1। कुल विभवांतर निकालना है, तो यहाँ पर जितने विभवांतर दिए उन सबको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल विभवांतर v आ जाएगा। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो ओम के नियम से, ओम के नियम में प्रतिरोध भी है, विभवांतर भी और धारा भी है, तो तीनों के मध्य का रिलेशन भी हमको मिल जाएगा। ओम के नियम से ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या है, यहां से मैं 3 पार्ट कर देता हूं। ओम का नियम है हमारे पास R इक्वस टू V अपॉन I। ये हमारा ओम का नियम है। यहां से R1 हो गया और ये हो गया हमारा V1। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है तीनों प्रतिरोधों का। तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं R2 इक्वस टू V2 अपॉन I, हो गया। यहां से पे भी आ जाएगा R3 इक्वस टू V3 बाय I। धारा का मान तो सब में समान है, इसलिए धारा को I लिखा है, धारा में I1 I2 I3 नहीं किया। और ये तो ओम का नियम है, आप जानते हैं, हमने इससे पहले ही जस्ट किया ओम के नियम की डेरिवेशन। तो अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस I को इसके पास भेज सकता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा V1 इक्वस टू। आपको ये समझना है कि डेरिवेशन में हम एक एक स्टेप कर क्यों रहे हैं। अभी मैं ये स्टेप करने के बाद आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे ये क्यों किया। तो V1 इक्वस टू R1I, V2 इक्वस टू R2I, V3 इक्वस टू R3I, समीकरण नंबर 2। इस सब को कंबाइंड में समीकरण नंबर 2 दिए, सभी समीकरण 2 है। तो ये हमने इसलिए किया है, क्यों? क्योंकि अगर हम R को इसके नीचे भेज देते तो हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं आती, यहाँ पर केवल 1 रह जाता। लेकिन अगर इसको हमने यहाँ पे भेजा V1 V2 V3, हमारे पास वैल्यू आई है, तीनों की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू को हम इस समीकरण में भर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये स्टेप किया है। तो ये ये यहाँ तक लिख देना आप। इसके बाद हम आगे करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो इक्वेशन 1 2 से जो वैल्यू है V1 की, V2 की और V3 की, वो सब हम उठाकर यहाँ पर रखेंगे। V1 की जगह R1I और R2I R3I, यहाँ पर ये सारी वैल्यू भरेंगे। तो आप ये नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2 से जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट में रख देंगे। तो V इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी V इक्वल टू I R1, ये हमारी V1 की वैल्यू थी, प्लस I R2, ये हमारी V2 की वैल्यू थी, प्लस I R3, ये हमारी V3 की वैल्यू थी। अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? I कॉमन आ रहा है, तो I को कॉमन निकाल देंगे हम। I इक्वल टू, यहाँ से R1 R2 R3 तीनों में बच रहा है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम क्या करेंगे, वहां पर हमने तुल्य संधारित्र माना था, तुल्य संधारित्र C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू CS। यहाँ पर श्रेणी क्रम में था इसलिए CS माना था, और समांतर क्रम में था तब क्या माना था? CP। यहाँ पर भी श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोध मानेंगे तो मानेंगे RS। तो पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मानेंगे। तो इस V की जगह हम वैल्यू रखेंगे IRS। तो एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ ये वैल्यूज कैसे रखेंगे।
हाँ, तो यदि तुल्य प्रतिरोध आर एस हो, यानी ए और बी बिंदु के मध्य अगर हम तुल्य प्रतिरोध आर एस माने, तो ओम का नियम क्या लगेगा? तो ओम का नियम वही लगेगा, V इक्वस टू, यहाँ पर R1 प्रतिरोध था इसलिए आई आर वन लगा, और यहाँ पर आर एस तुल्य प्रतिरोध आर एस है, तो यहाँ पर सेम टू सेम लगेगा आई आर एस लगेगा। तो अब यहाँ पर इसको हम समीकरण कहां तक होगी, 2 हो गई थी, 3 and 4। अब इस v की जगह यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर भर सकता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आई आर एस इक्वस टू आई, ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस आई से ये आई हमारा कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया, तो लास्ट फाइनल जो हमारे पास आया RS वो हुआ हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला प्रतिरोधों में। संधारित्रों को जब हमने श्रेणी क्रम में रखा था तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध रखे हमने, प्रतिरोध में क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। श्रेणी क्रम में ये आप याद रखना कि आप जब भी श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाओ, संधारित्र में लगाओगे तो 1/C1 में लगेगा, और अगर श्रेणी क्रम का प्रतिरोध में लगाओगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 में लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है प्रतिरोध, यहां तक आप नोट कर लो, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ, तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष के 2 पॉइंट है कि तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी तुल्य प्रतिरोध जो हमने माना था RS, इसका मान अलग अलग प्रतिरोध, जो जैसे हमने 3 प्रतिरोध लिए थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी जो भी हम अलग अलग प्रतिरोध लेंगे उन सबका जो योग होगा वो इस तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। और सेकंड पॉइंट है, प्रतिरोधों का मान अधिक प्राप्त करने के लिए परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो संधारित्र में इसका उल्टा था कि अधिक मान प्राप्त करने के लिए उसे समांतर क्रम में जोड़ते थे। यहाँ पर श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि तीनों जुड़ रहे हैं, यहाँ पर तीनों जुड़ रहे हैं, यानी 3 प्रतिरोध दिए इसलिए तीनों प्रतिरोध जुड़े, और जुड़ेंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी। और यही अगर 1/R1 1/R2 और 1/R3 होता तो वैल्यू कम होती, यानी समांतर क्रम में रखेंगे तो वैल्यू कम होगी, जिसकी समांतर क्रम की वैल्यू हमारे पास वही आएगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो श्रेणी क्रम में रखेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और समांतर क्रम में रखेंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि अपॉन में होंगे, 1/R1 डिवाइड जा रहा है, जैसे ही भाग जाएगा संख्या ऊपर से कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अधिक मान प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में और कम मान प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। और एक नोट है, लास्ट है, और फिर हमारा श्रेणी क्रम संयोजन खत्म। यदि परिपथ में समान प्रतिरोध जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यदि परिपथ में समान प्रतिरोध जुड़े हो तो हमारा तुल्य प्रतिरोध जो है RS वो क्या होगा? RS इक्वल टू समान प्रतिरोध यानी सबकी वैल्यू R है, तो R प्लस R प्लस R प्लस R डैश 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 प्लस R। ये R की वैल्यू मतलब अनलिमिटेड है, बहुत बहुत सारे R है, तो इसको वैल्यू हम एक फिक्स कर देते हैं कि N, R जो है ये R जो है N बार है, R R R R R N, N तक है R, इसको मैं लिखता नहीं हूं, बाकी आप समझ जाओगे ये R जो है बहुत जा रहे, इसलिए हम इसको एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं R N। तो RS इक्वल्स टू N R, सभी की वैल्यू समान है, तो हमने इन सब को मान लिया कि ये जो है जितने भी R है वो है N, तो उसको मान लिया हमने N इंटू R करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध की हमारी वैल्यू आ जाएगी। जब प्रतिरोध समान हो तब ये फॉर्मूला, यदि कोई भी परिपथ दिया है सब में प्रतिरोध समान है और उन प्रतिरोधों की संख्या दी हुई है कि 10 प्रतिरोध है और प्रतिरोध की एक वैल्यू दी हुई है कि 5
5 ओम का एक प्रतिरोध है और 10 प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो कितने प्रतिरोध है हमारे पास, 10 प्रतिरोध है, तो यहाँ पर n की जगह 10 वैल्यू हो जाएगी, और प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम, तो 10 इंटू 5 यानी 50, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा वो 50 हो जाएगा। तो ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज का हमारी क्लास यही खत्म होती है। श्रेणी क्रम संयोजन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा इस टॉपिक को। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। और आज की क्लास खत्म होती है, नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ना और सब नोट्स वाइज बनाना प्लीज। नोट्स बनाओगे तो एग्जाम में काम आएंगे। ऑल द बेस्ट।